नमस्कार दोस्तों। सोचिए जरा, क्या किसी छोटे से गांव या कस्बे का इलेक्शन दो देशों के बीच की सरहदों पर भूचाल ला सकता है? साउंड्स क्रेजी, राइट? लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम यही देखने वाले हैं। हम समझेंगे कि कैसे वेस्ट बंगाल और असम जैसे भारतीय राज्यों का एक लोकल डेमोग्राफिक शिफ्ट और वहां की राजनीति सीधे तौर पर इंटरनेशनल बॉर्डर्स को पार करके पड़ोसी देश बांग्लादेश की जियोपॉलिटिक्स, वहां की मीडिया और यहां तक कि नदियों के पानी के बंटवारे तक पर अपना असर डालती है। तो चलिए इस रिपल इफेक्ट के पीछे की सच्चाई को डिटेल में समझते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हमारा प्लान क्या है? हम बात करेंगे पिछली एक सदी में हुए माइग्रेशन की, डेमोग्राफिक्स और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की, मतुआ कम्युनिटी के शिफ्ट की, बांग्लादेशी मीडिया की चिंताओं की और आखिर में तीस्ता जल विवाद की। फटाफट शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, एक सदी का पलायन और बॉर्डर्स पर आवाजाही। अब देखिए, आज हम नक्शे पर जो बॉर्डर्स देखते हैं ना, वो हमेशा से ऐसे ठोस थोड़ी थे। लोगों का आना जाना एक लंबा सिलसिला रहा है। 19वीं सदी में जब भयंकर फैमिन्स यानी अकाल पड़े तो लोगों ने आसाम और वेस्ट बंगाल की तरफ पलायन किया। फिर आया 1947 का पार्टीशन, जिसने आबादी को बड़े पैमाने पर इधर से उधर किया। उसके बाद 1971 की लिबरेशन वॉर ने एक बार फिर से इस मैसिव इन्फ्लक्स को ट्रिगर किया। मतलब भूख, बंटवारा और युद्ध, इन तीनों ने लगातार इस पूरे रीजन के डेमोग्राफिक्स को शेप किया है। और ये मूवमेंट इतनी बड़ी कि 2007 तक आते आते अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स के ऑफिशियल फिगर्स भी आने लगे। अब जरा इस आंकड़े को ध्यान से सुनिए। 1 करोड़ यानी 10 मिलियन, ये वो अनुमानित फिगर है जो 1971 के युद्ध के दौरान बांग्लादेश से भारत आए लोगों का है। सोचिए जरा इस स्केल के बारे में। ये लिटरली एक देश की आबादी बराबर है। हालांकि इसमें से कुछ लोग वापस लौट गए, पर एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं परमानेंटली बस गया। फास्ट फॉरवर्ड टू 2007, भारत सरकार के ऑफिशियल एस्टिमेट्स आए और नंबर क्या था? 12 मिलियन, यानी 1 करोड़ 20 लाख अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स बांग्लादेश से आकर भारत में रह रहे थे। अब आप खुद ही सोचिए, जब इतनी बड़ी आबादी किसी इलाके में बिना डॉक्यूमेंट्स के रहेगी तो वहां की लोकल राजनीति पर असर पड़ना तो बिल्कुल लाजमी है ना? यहीं से शुरू होती है मॉडर्न बॉर्डर एंग्जाइटीज, जिन्होंने आज की राजनीति की नींव रखी है। आगे बढ़ते हैं दूसरे और तीसरे हिस्से पर, डेमोग्राफिक्स और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, जिसमें हम मतवा कम्युनिटी के शिफ्ट को समझेंगे। आखिर ये विस्थापित लोग लोकल पॉलिटिक्स को कैसे हिला देते हैं, इसको हम मतुआ कम्युनिटी के एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले, मतुआ कम्युनिटी है कौन? ये एक हिंदू डेमोग्राफिक ग्रुप है जिसने प्राइमरीली धार्मिक उत्पीड़न यानी रिलीजियस परसिक्यूशन से बचने के लिए बांग्लादेश से भारत की तरफ पलायन किया था। और आज ये वेस्ट बंगाल में एक अत्यंत प्रभावशाली गेम चेंजिंग वोटिंग ब्लॉक बन चुके हैं। इनकी कहानी इस बात का सबूत है कि माइग्रेशन सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट वर्ड नहीं है, ये जमीनी राजनीति को पूरी तरह पलट देता है। अब देखिए पॉलिटिक्स कैसे अपना काम करती है। इस कम्युनिटी का वोट हासिल करने के लिए एक तरफ है स्टेट गवर्नमेंट, जो इनको जमीनी फायदे दे रही हैं, जैसे पक्के मकान, बेहतर सड़कें और लोकल नौकरियां, एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का सहारा। और दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऐसी चीज ऑफर कर दी जो स्टेट दे ही नहीं सकती थी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA के जरिए ऑफिशियली नागरिकता। इट्स लाइक अ टग ऑफ वॉर, एक डायरेक्ट लड़ाई जहां एक तरफ लोकल फैसिलिटीज हैं और दूसरी तरफ नेशनल सिटीजनशिप का सबसे बड़ा पुरस्कार। अगर हम मतुआ कम्युनिटी के पॉलिटिकल जर्नी को देखें तो वो किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं है। लगभग 34 सालों तक लेफ्ट फ्रंट की सरकार ने इन्हें मोस्टली इग्नोर किया। फिर 2011 में स्टेट की नई सरकार ने इनका सम्मान बढ़ाया, इन्हें एलिवेट किया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सेंटर सरकार CAA ले आती है और स्टेट सरकार उसका विरोध करती है। अब इस कम्युनिटी को तो ऑफिशियल नागरिकता चाहिए थी, राइट? तो उनके अंदर स्टेट के खिलाफ असंतोष फैलने लगा। यहां से एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है, नागरिकता की चाहत किसी भी कम्युनिटी की राजनीतिक वफादारी को ओवरनाइट शिफ्ट कर सकती है। चौथा हिस्सा, बांग्लादेशी मीडिया एंग्जाइटीज। आइए अब बॉर्डर के उस पार चलते हैं और देखते हैं वहां का नजरिया। जब भारत के असम और वेस्ट बंगाल में एक ही राजनीतिक पार्टी का प्रभाव बढ़ने लगा, यानी जब वहां यूनिफाइड पॉलिटिकल कंट्रोल आने की संभावना दिखी, तो बांग्लादेशी मीडिया में साफ हलचल मच गई। वहां के एक मेजर अखबार द डेली स्टार ने साफ लिखा कि इस यूनिफाइड कंट्रोल से बॉर्डर सिक्योरिटी बेहद सख्त हो सकती है। ये उनकी एक बहुत गहरी घबराहट थी कि अगर बॉर्डर्स प्रॉपर्ली सील हो गए तो उनके इंटरनल हालात पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। और सिर्फ बॉर्डर सील होने का डर नहीं था। एक और अखबार प्रथम आलो की चिंता सुनिए।
उन्होंने लिखा कि अगर नागरिकता रजिस्ट्री के आधार पर मास डिपोर्टेशन शुरू हुए तो दोनों देशों के रिलेशंस तबाह हो जाएंगे। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है दोस्तों, सोर्स डेटा के मुताबिक असम में जिन्हें रजिस्ट्री से हटाया गया था उनमें से एक्चुअली ज्यादा संख्या उन्हीं हिंदू माइग्रेंट्स की थी जो नागरिकता तलाश रहे थे। लेकिन इस फैक्ट के बावजूद पड़ोसी देश में मास डिपोर्टेशंस का पैनिक इतना ज्यादा था कि उन्हें बस इस बात का डर था कि जो लोग निकाले जाएंगे वो सीधे बांग्लादेश भेज दिए जाएंगे। 5वां हिस्सा, तीस्ता जल विवाद, जब लोकल पॉलिटिक्स इंटरनेशनल वाटर्स से टकराती है। अब ये तीस्ता नदी का मुद्दा क्या है? ये एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय नदी है जो सिक्किम से निकलती है, वेस्ट बंगाल होते हुए बांग्लादेश जाती है। अब गंगा नदी की तरह तीस्ता पर कोई फॉर्मल वाटर शेयरिंग समझौता नहीं हुआ है। नदी तो एक ही है, लेकिन उसका पानी कौन कितना इस्तेमाल करेगा ये डिप्लोमेटिक लेवल पर आज तक अनसुलझा पड़ा है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि ये मुद्दा फॉरेन डिप्लोमैट्स के लिए हमेशा टॉप प्रायोरिटी रहता है। और ऐसा नहीं है कि इसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं हुई। 2011 में इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फॉर्मूला बनाया था, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। 50% पानी भारत के लिए, 40% बांग्लादेश के लिए और बचा हुआ 10% नदी के नेचुरल फ्लो और इकोलॉजिकल मेंटेनेंस के लिए। ऑन पेपर ये एक डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक लग रहा था। तो फिर आखिर गड़बड़ी कहाँ हुई? गड़बड़ी वहां हुई जहां स्थानीय राजनीति बीच में आ गई। वेस्ट बंगाल की स्टेट सरकार ने सेंटर के प्रस्ताव पर अपना वीटो लगा दिया और ट्रीट को ब्लॉक कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि इस पानी के बंटवारे से नॉर्थ बंगाल के किसानों को नुकसान पहुंचेगा और वो उनके खिलाफ वोट करेंगे। सोचिए, सिर्फ एक स्थानीय किसानों का मुद्दा सीधे तौर पर दो देशों के बीच की इतनी बड़ी इंटरनेशनल ट्रीटी को डिरेल कर देता है। अब इस पूरे सिचुएशन का सबसे फैसिनेटिंग हिस्सा देखिए, बांग्लादेश के अंदर चल रही एक जियोपॉलिटिकल डुअलिटी। एक ही देश में दो बिल्कुल अलग बातें हो रही हैं। एक तरफ मीडिया डरी हुई है कि सख्त बॉर्डर्स और डिपोर्टेशंस होंगे जिससे रिश्ते टूटेंगे, और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ उनके डिप्लोमैट्स एक्चुअली उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अगर भारत में स्टेट और सेंटर में यूनिफाइड पॉलिटिकल पावर आती है तो तीसरा रिवर का मुद्दा फाइनली सॉल्व हो जाएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा, रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा। एक तरफ डर और दूसरी तरफ विकास की उम्मीद, ये वहां की असल तस्वीर है। तो घूम फिर कर हम अपने आखिरी सवाल पर आते हैं, क्या बंगाल की जमीनी राजनीति और एक लोकल मतुआ कम्युनिटी का वोट सच में दो देशों के बीच की नदियों और सालों पुराने ट्रीटीज का फैसला कर सकता है? क्या एक यूनिफाइड पॉलिटिकल कंट्रोल वाकई में लोकल पॉपुलेशन शिफ्ट को एक बड़े इंटरनेशनल डिप्लोमैटिक ब्रेक थ्रू में बदल सकता है? स्थानीय मुद्दे कैसे सीधे ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को हिला सकते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा। सोर्स मटेरियल पर आधारित हमारे आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है ये रिपल इफेक्ट आपको क्लियर हो गया होगा।